नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रैंड न्यूज नेटवर्क और शहर एवं देश भर की तमाम खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ आयुषी। चलिए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। इस हेडलाइंस के प्रायोजक है डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, बी द चेंज। नौरोजाबाद में रेल की तीसरी लाइन के लिए चल रहे काम के चलते 26 ट्रेनों को किया गया रद्द, यात्रियों को होगी बड़ी परेशानी। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना 2 का हुआ शुभारंभ, हितग्राहियों का सर्वे शुरू, कमजोर तबके को मिलेगी राहत। जांजगीर चांपा जिले के राहौद गांव में पक्षी बगुले को पूजने लगे लोग, मृत बच्चे के पास आकर बैठने से लोगों की आस्था जगी। और श्रद्धा के साथ गुरु नानक देव जी का मनाया गया प्रकाश पर्व, सजाया गया विशेष दीवान, बरताया गया अटूट लंगर। तो ये थी आज की हेडलाइंस। चलिए रुक करते हैं आज की तमाम खबरों की ओर। बिलासपुर रेल मंडल के फिरोजाबाद स्टेशन में मॉडिफिकेशन यार्ड का काम किए जाने की वजह से 22 नवंबर से 30 नवंबर के बीच दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने 26 ट्रेनों को रद्द कर दिया है, जिसे लेकर यात्रियों में भारी आक्रोश है। तो वहीं दोनों ही राजनीतिक दल इस पर अपना अपना तर्क दे रहे हैं। एक बार फिर से भारतीय रेल ने बिलासपुर रेल मंडल में 22 से 30 नवंबर तक 26 ट्रेनों को रद्द किया है। इन ट्रेनों में वे प्रमुख ट्रेनें भी हैं जो यात्री के लिए प्रतिदिन उपलब्ध होती हैं और उन ट्रेनों से रेल यात्री अपने निर्धारित स्थान तक पहुंचते हैं। इन ट्रेनों में बिलासपुर इंदौर नर्मदा एक्सप्रेस, बिलासपुर भोपाल भोपाल एक्सप्रेस, बिलासपुर रीवा चिरमिरी चिरमिरी एक्सप्रेस जैसी ट्रेन प्रमुख है जो इन तारीखों में रद्द रहेंगी। ऐसे में इन ट्रेनों के रद्द होने से अब यात्रियों में भी भारी आक्रोश है। उनका कहना है कि लगातार इन ट्रेनों को रद्द करने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है जब मालगाड़ियों को रद्द नहीं किया जा रहा है। अगर मालगाड़ियों को व्यवस्थित तरीके से चलाया जा सकता है तो फिर यात्री ट्रेनों को लेकर इतना भेदभावपूर्ण रवैया क्यों? यात्रियों का कहना है कि ट्रेनों को रद्द करने के बजाय अगर विलंब करके भी चलाया जाए तो यात्रियों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। मेरी प्लान थी शेड्यूल के आगे हमारी जबलपुर जाना था, उसमें काफ़ी समय से अभी फिर 22 नवंबर से फिर 30 नवंबर तक फिर ट्रेनें काफ़ी सारी 26 ट्रेन के लगभग लेट करके अभी सूचना मिली है, जिसमें लोगों को काफ़ी सारी परेशानियां आती है। जो कई सारे प्लानिंग करते हैं, पहले से 2-2 महीना पहले से रिजर्वेशन होता है, अचानक पता चलता है कि ट्रेनें लेट हैं, उस समय पर हम पहुंच नहीं पाते। रेलवे का विकास हो रहा है, इसके लिए हमको कोई मतलब आपत्ति नहीं है, बट पब्लिक का भी सोचते हुए रेल अधिकारी लोग ये सोचे कि पब्लिक का भी क्या होगा। जो प्लानिंग करके रखे हैं काफ़ी सारे, तो उसको भी देखें और कम से कम ट्रेनों को कैंसिल करें, जिससे लोगों का आवागमन चलते रहे। जिस तरह जो वैगन्स जो लोडिंग वाले जो चल रहे हैं, जो उसको कैसे इन लोग डाइवर्ट करके चलाते हैं बाकी सारे, तो उसी तरह पैसेंजर ट्रेन्स को भी वैसे ही चलाया जाए। हमारा ये रिक्वेस्ट है रेलवे से और आला अधिकारियों से। कोरोना के समय के बाद से लगातार ट्रेनों के पहिए विभिन्न तरीकों में थमने का सिलसिला 4 सालों से जारी है। ट्रेनों के बिगड़े परिचालन से यात्री तो हलाकान हैं, विपक्ष भी लगातार इस मुद्दे को उठा रहा है, लेकिन न जाने क्यों केंद्र सरकार रेलवे के विकास की दुहाई देकर ट्रेनों को लगातार रद्द कर रहा है। बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही इस पर अपने अपने तर्क देते हैं, लेकिन इससे नुकसान केवल यात्रियों को ही हो रहा है। केंद्र में जब से मोदी जी की सरकार बनी है, रेलवे उनकी प्राथमिकता में नहीं है। रेल बजट का समाप्त होना और रेलवे जोन बिलासपुर, जो कि इस देश का सबसे सर्वाधिक आय देने वाला जोन है, वहाँ लगातार रेल सुविधाओं में कमी हो रही है। एक भी नई ट्रेनें इस सरकार ने नहीं दी। ट्रेनें रद्द की तो अब हम लोग को आदत पड़ गई है। छत्तीसगढ़ की जनता, रेलवे जोन बिलासपुर की जनता कोई भी टिकट कराती है तो आशंकित रहती है कि उस दिन ये ट्रेन जाएगी कि नहीं जाएगी। आज जो समाचार प्राप्त हुआ कि 1 हफ्ते के लिए एक स्टेशन को दूसरे स्टेशन से जोड़ने के लिए ट्रेनें रद्द की जा रही हैं। 40 और 50 साल के रेलवे के इतिहास में रेल का विस्तारीकरण हुआ, 1 लाइन से 2 लाइन, 2 लाइन से 3 लाइन, फिर 4 लाइन बनी। तो जब विस्तारित होता था तो ट्रेनें धीरे की जाती थी, एक ही अप डाउन एक ही लाइन से चलाई जाती थी, रद्द नहीं की जाती थी। लेकिन अभी अफसरों ने अपने अफसरशाही रवैया के तहत ठेकेदारों को एक टाइम बिंग सुविधा देने के लिए कि आप 15 दिन में काम पे कंप्लीट करें, उनकी सुविधा देने के लिए इन ट्रेनों को रद्द करते हैं। और त्योहारी सीजन है अभी,
अभी छठ पूजा का समाप्त हुआ है, लोग वापस जाएंगे। एकादशी हुई है, फिर उसके बाद लोग छुट्टी में वापस जाएंगे, तो ट्रेनों का रद्द होना दुर्भाग्य है। इस पर क्योंकि बिलासपुर के सांसद केंद्रीय मंत्री भी हैं, तो मैं आपके माध्यम से चाहूँगा कि उन तक आवाज़ जाए और वो जोन से बात करें, वैकल्पिक व्यवस्था करना चाहिए। जब ट्रेनें रद्द होती तो यात्रियों को स्वाभाविक रूप से दिक्कतों का, परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखें तो लगातार रेल सुविधाओं में विस्तार करने के लिए और सुपरफास्ट ट्रेनें चलाए जाने के कारण, चाहे वो वंदे भारत हो, दुरंतो हो और ऐसी, तो उसके लिए जो रख रखाव और जो सुविधाओं में विस्तार किया जाना है, तो जब सुविधाओं में विस्तार होता है तो निश्चित तौर पर इस तरह की दिक्कतें आती हैं। बहुत जल्द ये काम पूर्ण होंगे और लोगों को रेल सुविधाओं में बेहतर सुविधा मिलेगी। और आने वाले समय में, क्योंकि अगर हम देखें तो आज रेल और हवाई सेवा दोनों के बीच एक कंपटीशन सा है कि कम समय में गंतव्य स्थान तक पहुंच जाए लोग, और इस दिशा में रेलवे निरंतर, क्योंकि जहां एक और नई रेल लाइनें बिछ रही, वहीं दूसरी ओर रेलवे स्टेशनों का भी आधुनिकीकरण का काम चल रहा है, जिसके कारण ये इस तरह की दिक्कतें हैं। और जब विकास का काम प्रारंभ होता है या चलता है तो थोड़ी दिक्कतें आती हैं। कहीं ना कहीं यात्रियों की बात भी सही लगती है कि अगर माल गाड़ियों का परिचालन हो रहा है तो फिर यात्री ट्रेनों के साथ रेलवे की क्या दुश्मनी है। अगर ट्रेन रद्द होती है तो इसका असर प्रमुख ट्रेनों में पड़ता है और ट्रेनों में कंफर्म बर्थ नहीं मिल पाती है। ये रेलगाड़ी जो आप देख रहे हैं, किसी समय में इसे आम यात्री की सुविधा का रेल माना जाता था, लेकिन अब यही रेल यात्रियों के लिए मुसीबत बन गई है, क्योंकि लगातार रेलवे के द्वारा जिस तरह से ट्रेनों को प्रतिदिन रद्द किया जा रहा है, उससे यात्रियों को यात्रा करने में बहुत दिक्कतें हो रही है। एक बार फिर से दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के द्वारा जो बिलासपुर रेल मंडल जोनल रेलवे के अंतर्गत आता है, उसके नौरोजाबाद स्टेशन पे तीसरी रेल लाइन के लिए लगभग 26 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। इसमें वो ट्रेनें हैं जो प्रतिदिन बड़ी संख्या में यात्रियों को सुविधाएं पहुंचाती थी, जिसमें बिलासपुर जो इंदौर एक्सप्रेस है, नर्मदा एक्सप्रेस, उसे रद्द कर दिया गया है। 30 नवंबर तक वो ट्रेन रद्द रहेगी। इसके अलावा बिलासपुर भोपाल है, जबलपुर अंबिकापुर है, बिलासपुर रीवा पैसेंजर है। ये वैसी ट्रेनें हैं जो यात्री इसमें प्रतिदिन यात्रा कर अपने निर्धारित स्थान तक पहुँचते थे, लेकिन अब रेलवे का कहना है कि तीसरी रेल लाइन का काम यहाँ पर होना है मॉडिफिकेशन का, जिसके कारण इन ट्रेनों को रद्द करने की ज़रूरत है। लेकिन ये जो ट्रेनों की रद्द करने का सिलसिला शुरू हुआ है वो हुआ है कोरोना काल के बाद से। कोरोना में जब ट्रेनों के पहिए थमे थे, उसके बाद से ये पहिए पूरी तरीके से पटरी पर नहीं आ पाए हैं। लगातार रेलवे यह तर्क देता आया है कि रेल लाइन विस्तार का काम चल रहा है, नई रेल लाइन बिछाने का काम चल रहा है, जिसे जोड़ने के लिए इन ट्रेनों को रद्द किए जाने की आवश्यकता है। लेकिन सवाल यह उठता है कि केवल जो पैसेंजर ट्रेन है उन्हें रद्द किया जाता है, क्यों नहीं मालगाड़ियों को रद्द किया जाता? मालगाड़ी तो यथावत सेवा दे रही है अपनी, उस पर रेल लाइन विस्तार का कोई भी असर नहीं पड़ता है। केवल जो यात्री ट्रेनें हैं उन पर ही असर पड़ता है। इस पर यात्री भी सवाल उठा रहे हैं कि यात्री ट्रेनों को क्यों रद्द किया जाता है? क्या कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं बनाई जा सकती कि ट्रेनों को रद्द किए बिना ट्रेनों का परिचालन हो सके? वैसे भी ट्रेनें लेट होती है, अगर 1, 2, 3 घंटे विलम्ब से भी अगर ट्रेनों को चलाया जाता है तो भी यात्रियों को परेशानी नहीं होगी। लेकिन इस तरह से जब ट्रेनों को रद्द कर दिया जाता है तो कहीं ना कहीं जो यात्री महीना 2 महीना पहले अपने रिजर्वेशन कराते हैं, उन्हें जब अचानक से इनको सूचना मिलती है कि उनके ट्रेन कैंसिल हो गई है, उन्हें ट्रेन टिकट जो है वो कैंसिल करानी होगी, तो उन्हें बहुत समस्या होती है अपनी यात्रा को लेकर। उन्हें अपनी यात्रा रद्द करनी होती है, क्योंकि मौजूदा समय पर ठंड का समय है, पर्यटन के लिए लोग जाते हैं और वहाँ पर परिवार से पहुँचते। इस तरह ट्रेनों को रद्द किया जाएगा तो निश्चित तौर पर उन्हें यात्रा के लिए समस्या होगी। वहीं दैनिक यात्रियों के लिए भले ही कुछ ट्रेनें चल रही है, लेकिन उसमें भीड़ इतनी अधिक हो जाती है कि उसमें कन्फर्म टिकट मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, जो पिछले दिनों त्यौहार के समय देखने को मिला है। ऐसे में अगर रेलवे इन ट्रेनों को रद्द किए बिना कोई वैकल्पिक व्यवस्था कर ट्रेनों को चलाए तो कहीं ना कहीं यात्रियों को भी सुविधा होगी। राकेश मिश्रा के साथ आलोक अग्रवाल, ग्रैंड न्यूज़, बिलासपुर। कलेक्टर अवनीश शरण ने मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के पदाधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने नगरीय निकायों की मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य के लिए राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी संशोधित समय सारणी से अवगत कराया, जिसके अनुसार वर्तमान विधानसभा निर्वाचक नामावली में दर्ज मतदाता जिनकी आयु 1 अक्टूबर को 18 वर्ष पूर्ण हो चुकी है, वे 27 नवंबर तक प्रपत्र क्रमांक 1 में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को आवेदन प्रस्तुत कर नगरीय निकाय की मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। साथ ही
प्रपत्र क, ख, ग में दिनांक 20 नवंबर तक दावा आपत्ति भी कर सकते हैं। सभी दलों को दावा आपत्ति संबंधित प्रपत्रों का दावा आपत्ति की निर्धारित समय सारणी की जानकारी देते हुए बूथ लेवल एजेंट की नियुक्ति किए जाने के संबंध में अवगत कराया गया। गौरतलब है कि त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन अंतर्गत मतदाता सूची के पुनरीक्षण की समय सारणी में संशोधन करते हुए प्रपत्र क, ख एवं ग में आवेदन के लिए अंतिम तिथि 20 नवंबर एवं प्रपत्र क्रमांक 1 में आवेदन के लिए अंतिम तिथि 27 नवंबर निर्धारित की गई है। ITI बिलासपुर में आयोजित वर्किंग मॉडल प्रदर्शनी में नवाचार की झलक देखने को मिली। इस तरह के आयोजन से विद्यार्थियों को अपने कौशल को निखारने का अवसर मिलता है और तकनीकी क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा भी मिलता है। आपको बता दें कि ITI बिलासपुर द्वारा इन 15 मॉडल्स का निर्माण किया गया था, जिनमें आधुनिक तकनीकों का बेहतरीन प्रयोग किया गया था। ITI बिलासपुर के प्राचार्य ने बताया कि सभी मॉडल्स का बारीकी से मूल्यांकन किया जाएगा और इसके लिए एक चयन समिति का गठन भी किया गया है। इस प्रदर्शनी में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। संभाग के अलग अलग जिलों से आए मैकेनिकल, टर्नर, इलेक्ट्रॉनिकल, मैकेनिकल और पेंटर जनरल व्यवसाय के विद्यार्थियों ने अपने अपने मॉडल से प्रदर्शनी का उद्देश्य सार्थक बनाया है। इधर रतनपुर के महामाया मंदिर ट्रस्ट द्वारा संचालित श्री महामाया संस्कृत विद्यालय में बाल दिवस के अवसर पर एक विशेष बाल मेले का आयोजन किया गया। इस आयोजन में विद्यालय के छात्र छात्राओं ने विभिन्न प्रकार के व्यंजनों के स्टॉल लगाए और अपने हाथों से स्वादिष्ट व्यंजन भी तैयार किया। बाल मेले में बच्चों का उत्साह देखते ही बनता था। उन्होंने पूरे जोश और लगन से अपनी कृतियों को प्रस्तुत किया। इस मेले में महामाया मंदिर ट्रस्ट के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सतीश शर्मा ने और उनके साथ सभी ट्रस्टीगण ने भी भाग लिया। सभी ने बच्चों द्वारा तैयार किए गए स्वादिष्ट व्यंजनों का लुत्फ उठाया और उनकी मेहनत की सराहना भी की। साथ ही बच्चों को आशीर्वाद देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। सभी अतिथियों ने मेले में लगे स्टॉल्स का भ्रमण किया और खरीदारी कर बच्चों का हौसला भी बढ़ाया। दिवस मना रहे हैं। कार्यक्रम में बच्चों का मेला लगता है। स्कूल का सभी टीचर घूमते फिरते, आसपास के सब बच्चे पूरा सब अच्छे से मनाते बाल दिवस। इफ्तार में क्या था? समोसा था, समोसा रखे हैं, चना चरपट्टी और बहुत सारी चीजें और कई स्टॉल लगे हैं। विद्यालय द्वारा 14 नवंबर को बाल दिवस में बच्चों ने बहुत बढ़िया तैयारी करके बाल मेला का व्यंजन का आयोजन किया गया था, जिसमें गणमान्य लोगों को इनवाइट किया गया था यहाँ और विभिन्न व्यंजनों का 18 से 20 प्रकार का व्यंजन बनाए थे लोग। इसमें छत्तीसगढ़ी व्यंजनों का भी वो लोग अपने घर से बना कर लाए थे, जिसमें सभी बहुत शानदार अच्छे ढंग से किया गया था। ये संस्कृत विद्यालय में ऐसे हर कार्यक्रम, सांस्कृतिक धार्मिक कार्यक्रम अक्सर होता ही रहता है। ट्रस्ट के द्वारा हमारा संस्कृत वैदिक विद्यालय जो चला रहे हैं, उसमें आज विशेष रूप से बाल दिवस का उपलक्ष्य में एक स्टॉल का आयोजन किया गया है स्कूल के द्वारा। तो छोटे छोटे हमारे नन्हे मुन्ने जो बच्चे हैं, सभी ने स्टॉल लगाया हुआ है और बड़ा ही आकर्षित है, आकर्षण के रूप में बना हुआ है, दिख रहा है। और जितने भी बच्चे हैं वो सब अपने अपने हाथ से ही बना के जो व्यंजन लाए हुए हैं, नाना प्रकार के व्यंजन हैं, गुपचुप है, चाट है, समोसा है, कचौड़ी है, ब्रेड पकौड़ा है, चाट है। इस प्रकार से अनेक प्रकार से व्यंजन बना के लाए हुए हैं, जिसे हमारे द्वारा ये सब चीज़ ग्रहण किया गया है। हमने स्टॉल में जा के सभी के स्टॉल में गए हैं और गुपचुप खाए, चाट खाए, समोसा खाए। जितने भी हमारे ट्रस्टी हैं, पुजारीगण हैं, सहयोगी हैं, ये सभी ने स्टॉल का रूप लिए और आनंद उठाए हैं। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आदिवासी जननायक भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर शुक्रवार को जिले में जनजाति गौरव दिवस का आयोजन किया गया। कोटा ब्लॉक के बिलगहना शासकीय स्कूल में हुए इस कार्यक्रम में हजारों की संख्या में जनजाति समाज के लोग उत्साह से शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली जुड़कर भगवान बिरसा मुंडा के स्वतंत्रता संग्राम में निभाई गई ऐतिहासिक भूमिका और उनकी प्रेरणादायक विरासत का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि भगवान बिरसा आज
आज भी हमारे समाज में एक आस्था के प्रतीक बने हुए हैं। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने भगवान बिरसा मुंडा के सम्मान में एक स्मारक सिक्का और डाक टिकट भी जारी किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री द्वारा 6,640 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि की आसंदी से केंद्रीय शहरी विकास राज्य मंत्री तोखन साहू ने उपस्थित सभी लोगों को आदिवासी जननायक भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती के पावन अवसर की शुभकामनाएं और बधाई दी। उन्होंने कहा कि आज हम यहाँ जनजाति गौरव दिवस के आयोजन में एकत्रित हुए हैं, जो हमारे आदिवासी समाज की महान परंपराओं, संस्कृति और स्वाभिमान का प्रतीक है। कार्यक्रम में हितग्राहियों को सामग्री और चेक का वितरण कर लाभान्वित किया गया। आपको बता दें कि NRLM के तहत समूह की दीदियों को चेक, वन अधिकार पट्टा, किसानों को सब्जियों का मिनी किट, आयुष्मान कार्ड, जाति प्रमाण पत्र, जनमन आवास योजना के तहत आवास की चाबी, सिंचाई पंप का वितरण भी किया गया। बच्चों को अन्नप्राशन भी कराया गया। इस पवित्र धरती के नमन कर ही भगवान महावीर के ही जन्मभूमि और अपने सबके अभिनंदन करें। आज बहुत ही पवित्र दिन है। आज कार्तिक पूर्णिमा है, देव दीपावली है और आज गुरु नानक देव जी का 555वां प्रकाश पर्व भी है। मैं सभी देशवासियों को इन पर्वों की बधाई है। और दूसरी तरफ भगवान बिरसा मुंडा का चित्र अंकित है। तो एक बार आपकी कत्तल ध्वनि के साथ आइए। आदिवासी परंपरा के गौरव गान का दिवस है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने आज के इस दिवस को 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा के जन्म जयंती को आदिवासी गौरव दिवस के मनाने के रूप में निर्णय लिए हैं। और आज पूरा देश आदिवासियों की गौरव गान को पूरा देश जानने के लिए आतुर है। आदिवासी समाज की बहुत ही गौरवशाली परंपरा रही है, एक गौरवशाली इतिहास है। और हम जो स्थान आदिवासियों को मिलना चाहिए था, वो स्थान इतिहास में नहीं मिला। उनको याद करने के लिए, उन्हें स्थान दिलाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने आदिवासी दिवस को आदिवासी गौरव दिवस मनाने का निर्णय लिए हैं। जैसा आप सभी लोगों ने देखा, माननीय प्रधानमंत्री जी इस कार्यक्रम के लिए जमुई से बिहार में जमुई जिले से कनेक्ट हुए थे। सभी लोगों ने उनकी स्पीच सुनी है और आप सभी को पता है कि भारत सरकार आज के दिन को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाती है। सिर्फ आज का दिन नहीं, इसके साथ साथ इसके बाद जो एक नया विशेष अभियान शुरू होने वाला है, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान। तो इस अभियान के माध्यम से जो हमारे भगवान बिरसा मुंडा जी थे, उनको सच्ची श्रद्धांजलि दी जा रही है और उनकी याद में समझिए इस अभियान की शुरुआत हो रही है। इसके पहले प्रधानमंत्री जनमन कार्यक्रम हुआ था। आप सभी को पता है कोटा विकास खंड के काफी सारे ग्राम पंचायत उसमें कवर्ड थे। फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद जारी रहेंगी खबरें। आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. बलौदा बाजार वाले राकेश ज्वेलर्स विगत 20 वर्षों से आपके शहर एवं आसपास के अंचल में एक विश्वसनीय नाम, सोने एवं चांदी के आभूषणों के निर्माता एवं विक्रेता। बिलासपुर शहर में पहली बार राकेश ज्वेलर्स इस दिवाली से ग्राहकों के लिए लेकर आए हैं
सोने एवं चांदी के सामानों में फ्री इंश्योरेंस की सुविधा, ताकि लूट एवं चोरी होने की स्थिति में नुकसान की भरपाई हो सके। सोने चांदी एवं हीरे की आकर्षक ज्वेलरी, राशि रत्न, साथ ही 925 स्टर्लिंग सिल्वर की अच्छी वैरायटी भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, चले आइए राकेश ज्वेलर्स। हमारा पता करुणा चौक, सदर बाजार, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। केंद्र शासन की महत्वपूर्ण जन कल्याणकारी प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी का दूसरा हिस्सा यानी प्रधानमंत्री आवास योजना शहर 2.0 का आगाज छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर से हो चुका है। इसके अंतर्गत सबसे पहले हितग्राही सर्वेक्षण प्रारंभ किया गया और बिलासपुर नगर पालिक निगम ने भी इसे लेकर आज एक विशेष शिविर लगाया है, जिसमें लाभार्थी आधारित निर्माण के संभावित पात्र हितग्राहियों का सर्वे किया गया है। नगर निगम कार्यालय में इसके लिए हेल्प डेस्क स्थापित किया गया है, जहां नागरिकों ने पहुंचकर योजना से संबंधित जानकारी इकट्ठा की और आवेदन भी दिए। इसमें प्रधानमंत्री आवास 2.0 के अंतर्गत शासन के द्वारा नई स्वीकृति प्रदान करने के लिए आज से पोर्टल ओपन किया गया है। इसमें ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा, जिसमें कोई भी हितग्राही जो पात्र है वो खुद घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। इसके लिए हमने एक नीचे हेल्प डेस्क का स्थापना भी किया है, जिसके अंतर्गत यदि किसी प्रकार की जानकारी की कमी हो तो कोई भी हितग्राही आके इसके लिए जानकारी भी ले सकता है। सर, क्योंकि प्रधानमंत्री आवास को लेकर काफ़ी दिक्कतें आई थी आने वाले समय में, अब वो दिक्कतें नहीं हो, इसके लिए नगर निगम कुछ खास वार्डों में भी शिविर लगाएंगे? जी, इसमें क्योंकि अभी जो पोर्टल है वो अगले 1 महीने तक ओपन रहेगा। इसमें सबसे ज़रूरी हमारे तरफ से ये रहेगा नगर निगम के द्वारा कि लोगों तक जानकारी पहुंच पाए और सही प्रक्रिया पता चल पाए कैसे जो है उनको आवेदन करना है, ताकि कोई भी व्यक्ति उनको गुमराह नहीं कर पाए गलत आवेदन करने के लिए। पहले जो ऑप्शन नहीं था, जो नया ऑप्शन खुला है वो ये है कि खुद भी घर बैठे कोई भी ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। वो किसी पर डिपेंडेंट नहीं है कि उसके आवेदन को स्वीकृत किया जाए या स्वीकृत किया जाए इसके लिए। और वार्डों के लिए हमने एक शेड्यूल बनाया है। सोमवार से लगातार वार्डों में कैंप लगेगा, जो शेड्यूल भी हम आज जारी कर देंगे, ताकि वार्ड वाइज हितग्राही भी आके जो है वहाँ पे भर सकते हैं। इसके अलावा हर जोन ऑफिस में और हमारे यहाँ नगर निगम में हमारे ग्राउंड फ्लोर पर ही 2-3 विशेष स्पेशल डेस्क रहेंगे, ताकि कोई भी हितग्राही खुद भी आके यहाँ पे फॉर्म भर सकता है। इसके अलावा कोई भी चॉइस सेंटर में जाके भी इसमें फॉर्म भर सकता है। तो इस बार लोगों का ऑप्शन बहुत ज़्यादा है कि वो अलग अलग जगह से जाके अपने हिसाब से वो फॉर्म को ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सब्जी और फल मार्केट पर देखा जाता है कि सड़क पर अवैध रूप से ठेले वाले लगातार ठेला लगाकर अपना व्यवसाय संचालित करते हैं, जिससे यहां जाम की स्थिति निर्मित होती है। ऐसे में समय समय पर नगर निगम के अतिक्रमण विभाग के द्वारा इन पर कार्यवाही कर ठेले की जब्ती की कार्यवाही भी की जाती है, लेकिन कुछ दिनों बाद वापस वही स्थिति उक्त स्थान पर नजर आती है, जिसे देखते हुए अब नगर निगम के द्वारा इस दिशा में ठोस पहल की जा रही है। इस योजना के तहत नगर निगम के द्वारा शहर के 3 स्थानों पर वेंडर जोन बनाया जा रहा है, जिससे इन सभी ठेले वालों को एक निश्चित स्थान दिया जाएगा। शहर के 3 क्षेत्र सनीचरी, नया रिवरव्यू और पुराना सरकंडा के पास स्थान निर्धारित किया गया है, जहां इन ठेले वालों को स्थान दिया जाएगा। इसके अलावा अब इन सभी फुटकर व्यवसाय करने वाले लोगों से एक शपथ पत्र भी लिया जा रहा है, जिसमें इन्हें लिखित में लिया जाएगा कि ये शासकीय जमीन पर अब किसी भी तरह से ठेले नहीं लगाएंगे। इसके लिए या तो इन्हें निगम द्वारा आवंटित वेंडर जोन में जाना होगा या फिर किसी निजी जमीन मालिक के साथ एग्रीमेंट करना होगा, जहां पर उन्हें ठेले लगाने की अनुमति मिलेगी। नगर निगम अब इसी शर्त के साथ ठेले को छोड़ रहा है, जिसके बाद अगर इसके बाद भी ठेले यहां लगाए जाते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही भी की जाएगी। पहला कि जो ठेले हैं हमने इनका एक सर्वे किया है। सर्वे के बाद सबसे पहला है विस्थापन का, कि हटाना और वापस तो लगाएंगे ही जब लोगों को दिखेगा कि उनको रोज़गार चाहिए। तो हमने 3 जो है वेंडिंग जोन जो है बना रहे हैं। एक जो है आपका सनीचरी रपटा के पास है, वो लगभग रेडी भी 1 सप्ताह में सेटअप हो जाएगा, जहाँ पे 140 ठेले जो हैं वो वहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। इसी प्रकार जैसे जैसे वेंडिंग जोन बनते जाएंगे अलग अलग क्षेत्र वाइज और ये ठेलों को वहाँ शिफ्ट किया जाएगा, तब उसका परमानेंट सॉल्यूशन निकलेगा। नगर निगम इसमें अभी लगातार कार्रवाई कर भी रहा है और 1 सप्ताह के अंदर वो वेंडिंग जोन जब रेडी हो जाएंगे तो लोगों का डिमांड भी आएगा, जो ठेले चला रहे हैं, कि हमें इस तरह की जगह दें, तो उसमें और सॉल्यूशन आएगा। इसके साथ साथ अभी जो ठेले जब्त किए जा रहे हैं इनसे एक एफिडेविट भी लिया जा रहा है कि ये कि कहीं शासकीय जगह पे नहीं लगाएंगे, और लगातार हम इनको प्रोत्साहित कर रहे हैं कि आप निजी ज़मीन होल्डर से एग्रीमेंट करिए और उस निजी ज़मीन पर आप लगवाइए, और इन पर फाइन भी काटा जा रहा है।
जमीनों का फर्जी दस्तावेज तैयार कर खरीदी बिक्री करने का मामला सामने आया है। जी हां, आपको बता दें कि शिकायत के बाद मामले की जांच की गई, जहां आरोपी के पास से फर्जी दस्तावेज, ऋण पुस्तिका, मुखियातरनामा और बिक्रीनामा को जब्त किया गया है। दरअसल यह पूरा मामला सकरी थाना क्षेत्र का है, जहां सकरी के तहसीलदार ने शिकायत दर्ज कराया था कि भूया ऐप के सिटीजन पोर्टल में फर्जी ई रजिस्ट्री के जरिए खसरा नंबर 803/6, 804/1, 804/5, 2794/5 और 781/9 की भूमि को फर्जी तरीके से नामांतरण के लिए आवेदन देकर दस्तावेज तैयार किया गया और धोखाधड़ी कर ली गई है। मामला थाना सकरी थाना क्षेत्र का है, जिसमें तहसीलदार ने थाना आकर शिकायत प्रस्तुत की कि जिस 5 खसरा नंबर के भूखंडों का किसी व्यक्ति ने फर्जी दस्तावेज बनाकर नामांतरण करा लिया, जिस पर पुलिस ने जांच की और अपराध पंजीबद्ध किया। और हमें सूचना मिली कि एक रितेश जिजोदिया नाम का व्यक्ति उक्त जमीन का सौदा कर रहा है, जिस पर उसको हिरासत में लेकर पूछताछ किया, जिसमें उसने स्वीकार किया और उसके पास से उक्त 5 भूखंडों के फर्जी दस्तावेज बरामद हुए हैं। उसे हिरासत में लेकर पूछताछ करने के पश्चात रिमांड पर भेजा गया है गिरफ्तार करने के बाद, और इसमें आगे की कार्रवाई की जा रही है। अन्य लोग जो इसमें संलिप्त हैं इसमें, उनकी गिरफ्तारी की जाएगी। मामले को गंभीरता से लेते हुए सकरी पुलिस ने तहसीलदार की शिकायत पर विवेचना में लिया, जहां जमीन मालिक और गवाहों गीता भट्टाचार्य, विनोद शर्मा और अशोक साहू से पूछताछ की गई। यहाँ इनके द्वारा पुलिस को बताया गया कि उन्होंने किसी ज़मीन को नहीं बेची है, और फिर पुलिस ने मारवाड़ी लाइन के रहने वाले आरोपी कपिल स्टील के संचालक रितेश जजोदिया को फर्जी दस्तावेज और नामांतरण करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। कैमरामैन राहुल के साथ पुरुषोत्तम दुबे की रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज के लिए। मुंगेली जिले के जरहा गांव थाना क्षेत्र के लोहार कापा गांव में अवैध रेत उत्खनन के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया। जी हां, आपको बता दें कि नदी में ट्रैक्टर पलटने से 35 वर्षीय सुनील पात्र की पानी में डूबकर मौत हो गई। जानकारी के अनुसार मृतक पिछले कुछ दिनों से अवैध रेत उत्खनन के कार्य में संलग्न था। घटनास्थल पर मौजूद लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। जरहा गांव थाना पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। गौरतलब है कि जरहा गांव क्षेत्र में अवैध रेत उत्खनन का कार्य लंबे समय से चल रहा है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी इसे रोकने में नाकाम साबित हो रहे हैं। स्थानीय लोगों ने प्रशासन की चुप्पी पर सवाल उठाते हुए उचित कार्यवाही की मांग की है। पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है। फिर से वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद जारी रहेंगी खबरें। आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of Central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. बलौदा बाजार वाले राकेश ज्वेलर्स विगत 20 वर्षों से आपके शहर एवं आसपास के अंचल में एक विश्वसनीय नाम, सोने एवं चांदी के आभूषणों के निर्माता एवं विक्रेता। बिलासपुर शहर में पहली बार राकेश ज्वेलर्स इस दिवाली से ग्राहकों के लिए लेकर आए हैं सोने एवं चांदी के सामानों में फ्री इंश्योरेंस की सुविधा, ताकि लूट एवं चोरी होने की स्थिति में नुकसान की भरपाई हो सके। सोने, चांदी एवं हीरे की आकर्षक ज्वेलरी, राशि रत्न, साथ ही 925 स्टर्लिंग सिल्वर की अच्छी वैरायटी भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, चले आइए राकेश ज्वेलर्स। हमारा पता करुणा चौक, सदर बाजार, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। बिलासपुर पुलिस द्वारा लगातार चेतना अभियान के तहत जिले वासियों को जागरूक किया जा रहा है। इसी कड़ी में सिपत थाना क्षेत्र स्थित वीरानी पब्लिक स्कूल में कार्यक्रम आयोजित किया गया। यहां मुख्य रूप से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उदयन बेहर उपस्थित होकर छात्र छात्राओं को नशे से होने वाले दुष्परिणामों के बारे में उन्होंने जानकारी दी। उन्होंने कहा कि नशा एक ऐसी बुराई है जिससे इंसान समय से पहले ही मौत का शिकार हो जाता है। जहरीले नशीले पदार्थों के सेवन से व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक और आर्थिक हानि पहुंचने के साथ ही सामाजिक वातावरण भी प्रदूषित होता है। खुद की और परिवार की सामाजिक तथा आर्थिक स्थिति को भारी नुकसान पहुंचता है। युवाओं से इन्हें दूर रहने की अपील भी उन्होंने की है।
पूरे बिलासपुर ज़िले में पुलिस अधीक्षक श्री रजनीश सिंह के निर्देशन पर चेतना सामुदायिक कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसके तहत चौथे चरण में नशे के विरुद्ध कार्यवाहियाँ की जा रही हैं और जागरूक किया जा रहा है लोगों को। इसी तारतम्य में सीपत थाना क्षेत्र अंतर्गत वीरानी पब्लिक स्कूल में ड्राइंग की प्रतियोगिता थी। उनका एनुअल स्पोर्ट्स डे था, जिस पर चेतना का अभियान का कार्यक्रम किया गया एवं बच्चों को अपने आसपास में नशे के विरुद्ध और साथ में साइबर फ्रॉड के विरुद्ध भी अवेयर किया गया है। इधर जिला जांजगीर के ग्राम राहौद में उस वक्त गांव के लोग इकट्ठा होने लगे जब एक पक्षी घर का गेट खोलते ही अंदर आकर चुपचाप बैठ गया। जी हां, इसे देखकर लोग इसे चमत्कार मानते हुए इसकी पूजा अर्चना भी करने लगे। आपको बता दें कि सभी ने उसे एक बच्चे का रूप माना है। जी हां, दरअसल राहौद गांव में 4.5 वर्ष के बच्चे की घर के सामने सड़क दुर्घटना से मौत हो गई, जिनका दशगात्र कार्यक्रम गुरुवार को हो रहा था। इसी दौरान जब परिवार इकट्ठा होने लगा तब एक बगुला उस घर के सामने आकर बैठ गया। घर का दरवाजा जब खोला गया तब वह पक्षी मृत बच्चे के कमरे में प्रवेश कर गया। बस यहीं से लोग उस पक्षी का दीदार करने लगे। देखते ही देखते जन सैलाब उमड़ गया। लोग भगवान का चमत्कार समझकर मृत बच्चे की जगह पक्षी की पूजा अर्चना करने लगे। मैं तो बाबू आज पहली बार मोर जीवन में इतना घटना सुने हैं। मोला बताई नहीं क्या मान कि हम घर में पंछी एक आए है। ये पहली बार ऐसे पंछी हम देखे हैं। आप तो देख ले बेटी के तो मैं हम समझी नहीं आए हैं। मैं तुरंत भागा दौड़त आए हैं। हम दोनों समझी के सुनते रहे, लेकिन नहीं छोड़ कर भाग के आ गए। देखे तो फिर समझी मोर लेकर फोन करे हैं छोटे गुडूला तो समझी पहले क्या कहें समझी आई से हम देखे तो पंछी हम बोले बाबू ये बात ना तो हमें नहीं आते पक्षी क्यों आया ये हम पूर्वज मोर खानदान की निशानी बहुत जो मृत्यु हो ना तो आज ओकर 10 काम करत हमेगा तो ओकरे बारे है अपन पूरा परिवार देखे आए मोर घर में। ये पक्षी जब आया है तो क्या लगा आपको? मोर बहुत आज खुशी है, मैं बहुत खुश हूँ। ये पंछी जब तक रही तब तक मैं बहुत खुश नहीं है। कुछ लोग आ रहे थे यहाँ पे, वो पूरा गांव भर क्या है, नगर पंचायत अध्यक्ष क्या है, पार्षद मनाई से पूरा मोर गाँव के हर एक पूरा मोहल्ला वासी बना है। सब देखा थे, अब सब कहते अब पूरा दर्शनी स्थल मोर आज भीड़ लगी मेला बोल ऐसे लगा है जैसे कि वही आए है वहाँ कुछ भगवान भेजे है। तो ये पहली बार चमत्कार जैसे लगा है हमारे, जैसे कि बच्चा है क्या ऐसे टाइप के भगवान भेजे है ऐसे लगा था हमारा दूसरा रूप में है ऐसे लगा था हमारा। मेरे नाती का अचानक एक्सीडेंट हुआ और उसका एक्सपायर्ड हो गया। तो 5 दिन के बाद में उसका दशगात्र कार्यक्रम करने के लिए आज मैं अपने रिश्तेदारों को आमंत्रित किया हूँ। सुबह जब मैं 5 बजे उठा हूँ, घर का जो मेन दरवाजा है उसको खोला हूँ तो एक पक्षी बाहर में बैठा हुआ था। वो पक्षी जैसे ही दरवाजा खुला अंदर घुस गया। अंदर आने के बाद जहाँ पर नाती रहते थे वहीं पर जाकर के बैठ गया है। एक चमत्कारिक लग रहा है और जितने भी मेहमान आए हैं सब उसको देख रहे हैं और गांव के जितने भी अड़ोस पड़ोस के लोग हैं सब आकर के देख के चले गए हैं। ये यहाँ पर पूरे मोहल्ला वाले आकर के एक बार देख चुके हैं। जितने भी मेहमान आ रहे हैं सब देख रहे हैं, भीड़ की माहौल है। आप क्या मानते हैं पक्षी का आना क्या पूछ रहे हैं? ये मेरे को एक चमत्कारिक लग रहा है कि किसी न किसी रूप में मेरा जो खोया हुआ पौत्र है मैं वही समझ रहा हूँ। तो पक्षी का क्या लगता है कि पक्षी ऐसा क्या समझना लगता है कि पक्षी भगवान की लीला अपरंपार है। जिस भी रूप में भगवान मिल जाए वैसे किसी को भी कहीं भी आ सकते हैं, ऐसा मैं महसूस कर रहा हूँ। लोरमी थाना और साइबर सेल की संयुक्त टीम ने न्यू जल्दा के जंगल में टेंट लगाकर जुआ खेल रहे जुआरियों के खिलाफ बड़ी कार्यवाही की है। जी हां, आपको बता दें कि टीम ने मौके पर दबिश देकर 1,08,270 रुपए नगद, 6 मोटरसाइकिल और 9 मोबाइल फोन बरामद किया। बरामद माल की कुल कीमत
2,48,270 रुपए आंकी गई है। आपको बता दें कि आरोपियों के खिलाफ छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध अधिनियम 2022 की धारा 3(2) के तहत कार्यवाही की गई है। इस कार्यवाही में पुलिस ने जुआरियों पर शिकंजा कसते हुए स्थानीय इलाके में बढ़ रहे अवैध जुआ खेलने और उसकी प्रतिक्रियाओं पर कार्यवाही की है। खुद को कबाड़ी धंधा करने वालों का बादशाह कहने वाला संतोष कबाड़ी अब जेल की हवा खाती नजर आया। जी हां, सरकंडा पुलिस ने संतोष कबाड़ी के ठिकाने में दबिश देकर चोरी का कबाड़ रखा पाया, जिसकी रसीद कबाड़ी ने पुलिस को नहीं दिखाई, जिसके बाद पुलिस ने इसकी बड़ी कार्यवाही की है। सरकंडा क्षेत्र में कबाड़ का अवैध कारोबार करने वाले संतोष कबाड़ी को सरकंडा पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आपको बता दें, संतोष रजक पिछले कई वर्षों से अवैध कबाड़ का धंधा करते आ रहा है। गुरुवार को सरकंडा टीआई तोप सिंह नवरंग और उनकी टीम ने संतोष कबाड़ी के ठिकाने पर दबिश दी, जहां मेटाडोर से भरे कबाड़ को जब्त कर लिया गया। चोरी की आशंका पर 4 टन कबाड़ बरामद किया गया, जिसकी कीमत करीब 93,000 बताई जा रही है। सरकंडा पुलिस को पिछले काफ़ी समय से सूचना मिल रही थी कि चाटीडी निवासी संतोष रजक अपनी दुकान में अवैध कबाड़ का सामान और चोरी के लोहे के साथ कबाड़ और बाइक के पार्ट्स भी बड़े पैमाने पर खरीदी करता है और उसे खपाने का काम भी करता है। सरकंडा थाना के अंतर्गत एक संतोष रजक नाम का एक कबाड़ी का धंधा करता था, जिस पे बहुत दिनों से शिकायत प्राप्त हो रही थी। उसी पे हमने उनके गोदाम पे रेड की कार्रवाई की, जिस पर 41-1/4 की कार्रवाई कर विधिवत प्रस्तुत किया गया है। इस पे कार्रवाई किया गया। सर, अवैध कबाड़ पर कड़ी कार्रवाई के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। अभी पुलिस बिलासपुर पुलिस के द्वारा सभी जितने भी अवैध कबाड़ पे लगातार कार्रवाई किया जाएगा। अवैध कबाड़ी जो कबाड़ का धंधा करते हैं, उनको लाइसेंस जारी किया जाता है? कोई भी व्यापार अगर कोई करता है, उसके लिए गुमास्ता जो नगर निगम या नगर पालिका के द्वारा जारी किया जाता है, वो उसको उनके लिए विधिवत वो गुमास्ता लाइसेंस बनवाते हैं। इन कबाड़ का धंधा करने वालों को निगम गुमास्ता देती है व्यवसाय करने के लिए, लेकिन इसके आड़ में ये अवैध कारोबार करना शुरू कर देते हैं, जिसके बाद चोरी के सामान और लोहे के कबाड़ का गोरख धंधा शुरू कर दिया जाता है। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन को ऐसे अवैध कारोबारियों पर सख्ती के साथ कार्रवाई करने की जरूरत है और ऐसे अवैध गोरख धंधा करने वालों का गुमास्ता भी निरस्त करने की अति आवश्यकता है। कैमरामैन राहुल के साथ पुरुषोत्तम दुबे, ग्रैंड न्यूज़ के लिए। 4 अलग अलग चोरी के मामले में बड़ा खुलासा करते हुए सिविल लाइन पुलिस ने नाबालिग सहित 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। पूरे मामले में पुलिस ने आरोपियों से 23,000 रुपए से अधिक नगद और 50 ग्राम से अधिक का सोना भी बरामद किया है। आपको बता दें कि सीएसपी निमितेश सिंह परिहार ने जानकारी देते हुए बताया कि अब तक 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसमें कपिल सोनी सहित 4 नाबालिग आरोपी शामिल है। इस मामले में कलकत्ता का रहने वाला समीर उर्फ अली सहित एक अन्य आरोपी भी फरार है, जिसकी पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है। फरार आरोपियों में 2 सराफा व्यापारी हैं, एक मंगला का रहने वाला है तो दूसरा अस्थायी रूप से खपरगंज में रहते हुए यहां सोने चांदी का दुकान खोलकर चोरी के सोने चांदी को गलाकर खपाने का काम कर रहा था। सिविल लाइन थाने में 4 चोरी के मामले दर्ज किए गए थे, जिसमें पुलिस के द्वारा सिविल लाइन पुलिस के द्वारा लगातार इसमें चोरों को पकड़ने की कोशिश की गई। मुंबई सूचना से हमें ज्ञात हुआ कि एक नाबालिग विधि से संघर्ष बालक इस चोरी में शामिल है, जिसे पूछताछ किया गया, जिसमें हमें 4 नाबालिग लड़के और एक आरोपी को हमने गिरफ्तार किया है। उनके पास से लगभग 23,500 रुपये कैश एवं 50 ग्राम के लगभग सोना इसे जब्त किया है। सर, इसमें सराफा व्यापारियों का भी नाम था जो खरीदार थे। 2 आरोपी का इसमें नाम आया, जिसमें से एक आरोपी फरार है और एक आरोपी गिरफ्तारी की गई। सर, जैसा कि पता चल रहा था कि ये लोग किसी के कहने पर चोरी करते थे, तो क्या इस पर क्या कुछ? तो जो इसमें आरोपी हैं, आपके इसमें एक आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। इसके अलावा अन्य जो हैं वो नाबालिग या विधि से संघर्ष बालक हैं और मामला भी विवेचना में। अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी कर विधिवत कार्रवाई की जाएगी। क्या कुछ खुलासा हुआ सर इनसे पूछताछ में, क्यों करते थे ये चोरी? सब ये मामला विवेचना में, सबके अलग अलग नीड थी, सबके अलग अलग लालच थी, उस पर ये चोरी करते थे, कुछ चोरी कर रहे थे और कुछ इसमें चोरी का माल खपाने का काम करते थे।
इधर बिलासपुर से एक बड़ी खबर आ रही है। जी हां, जहां दिन दहाड़े मनिंद्रगढ़ से आए युवक का अपहरण करके उसके साथ मारपीट को अंजाम दिया गया है। ये पूरा मामला तारबहार थाना क्षेत्र का है, जहां मारपीट करने के बाद आरोपियों ने युवक के घर वालों को एक्सीडेंट होने की जानकारी देते हुए ऑनलाइन 4,500 रुपए डलवा लिए। पीड़ित की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उन्हें जेल भेज दिया है। दरअसल मनिंद्रगढ़ निवासी मनोज कुमार गुरुवार को ट्रेन से बिलासपुर रेलवे स्टेशन पहुंचा हुआ था और मनोज ट्रेन से उतरने के बाद शहर की ओर जा रहा था। इस दौरान अज्ञात बाइक सवार युवक ने मनोज को रुकवाया और बाइक में बैठाकर सुनसान इलाके में ले गए और मनोज के साथ जमकर मारपीट की और मनोज के परिजनों को उसी के फोन से कॉल करके मनोज के एक्सीडेंट होने की झूठी कहानी बताई। और आपको बता दें कि उनके परिवार वालों से 3500 रुपए ऑनलाइन पेमेंट भी करवा लिया और वहां से उसे छोड़कर भाग निकले। कल दिनांक थाना तारबार में एक शिकायत प्राप्त हुई थी कि एक लड़का जो मनिंद्रगढ़ से आ रहा था, उसको दो अज्ञात लड़के जो बाइक पे सवार थे ज़बरदस्ती उठा के लेके गए। कोई पान ठेले के पास एक सुनसान जगह पे उसको उतारा और उसके घर वालों को कॉल किया कि आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया, तो पैसे आप ट्रांसफ़र कीजिए। तो उसके घर वालों ने डर में 3,000-3,500 रुपये ऑनलाइन ट्रांसफ़र किए और फिर उसी लड़के को ये दो अज्ञात लोग मारपीट करके भाग गए। इसी शिकायत पे थाना तारबार में मामला दर्ज हुआ और शिकायत जांच में अपराध जांच में 2 लड़कों को गिरफ्तार किया गया है, जिनको अभी न्यायिक रिमांड पे भेजा जाएगा। सर, ये आरोपी कहाँ के हैं? लोकल के? आरोपी सिरगिट्टी के रहने वाले हैं, तिफरा के। तो उनकी भी जांच चल रही है। अगर उनके साथ और भी कोई ऐसे लोग हैं जो संलिप्त है तो उन पे भी कार्रवाई की जाएगी। बुरी तरह से घायल मनोज चोटिल हालत में ही इस घटना की शिकायत करने तारबहार थाना क्षेत्र पहुंचा और अपने साथ हुए पूरे घटना की जानकारी पुलिस को देते हुए शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने सिरगिट्टी के रहने वाले आरोपी करण साहू और तारबहार के रहने वाले आरोपी नीतीश नायडू को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्यवाही के लिए दोनों को जेल भेज दिया गया है। कैमरामैन राहुल सिंह के साथ पुरुषोत्तम दुबे की रिपोर्ट। फिर से वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक लेने का। ब्रेक के बाद जारी रहेंगी खबरें, आप बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. बलौदा बाजार वाले राकेश ज्वेलर्स विगत 20 वर्षों से आपके शहर एवं आसपास के अंचल में एक विश्वसनीय नाम, सोने एवं चांदी के आभूषणों के निर्माता एवं विक्रेता। बिलासपुर शहर में पहली बार राकेश ज्वेलर्स इस दिवाली से ग्राहकों के लिए लेकर आए हैं सोने एवं चांदी के सामानों में फ्री इंश्योरेंस की सुविधा, ताकि लूट एवं चोरी होने की स्थिति में नुकसान की भरपाई हो सके। सोने चांदी एवं हीरे की आकर्षक ज्वेलरी, राशि रत्न, साथ ही 925 स्टर्लिंग सिल्वर की अच्छी वैरायटी भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, चले आइए राकेश ज्वेलर्स। हमारा पता करुणा चौक, सदर बाजार, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। सिख धर्म से जुड़े लोग कार्तिक पूर्णिमा के पर्व का बेसब्री से इंतजार करते हैं, क्योंकि इस तिथि पर गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व बेहद उत्साह के साथ मनाया जाता है। गुरु नानक देव जी ने सिख धर्म की स्थापना की थी, इसलिए उन्हें सिख धर्म के संस्थापक के रूप में सम्मानित किया जाता है। कार्तिक पूर्णिमा के शुभ अवसर पर गुरुद्वारों को सुंदर तरीके से सजाया जाता है और बेहद खास रौनक देखने को यहाँ पर मिलती है। इसके अलावा गुरुवाणी का पाठ और लंगरों का आयोजन भी किया जाता है। इसी कड़ी में शुक्रवार को गुरु नानक देव जी की जयंती के अवसर पर सभी गुरुद्वारों में विशेष कीर्तन दरबार सजाया गया, जहां समूह साध संगत को शब्द कीर्तन से निहाल किया गया, जिसके तहत बिलासपुर के केंद्रीय गुरुद्वारा गोड़पारा में सुबह 9:30 बजे से विशेष दीवान सजाया गया, जो दोपहर तक जारी रहा। इस दौरान दिल्ली और अमृतसर से आए हजूरी रागी जत्थे के द्वारा यहाँ कीर्तन के साथ संगत को निहाल किया गया। वहीं यहाँ पहुंचने वाले सभी सिख समाज के
लोगों ने गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर अपने गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करते हुए उनसे परिवार के सुख समृद्धि की कामना की। इस मौके पर सभी साध संगत को गुरु का अटूट लंगर भी बरताया गया है। श्री गुरु नानक देव महाराज जी का आज 555वां प्रकाश पर्व बड़े ही उत्साह और श्रद्धा से सेंट्रल गुरुद्वारा गोंडपारा में आज यहाँ मनाया जा रहा है, जिसमें सभी धर्म के लोग बड़े ही उत्साह के साथ यहाँ माथा टेकने आ रहे हैं और गुरु का लंगर की सेवा यहाँ पे चल रही है। इस अवसर पर हमारे पास ज्ञानी जसपाल सिंह जी दिल्ली वाले, ज्ञानी गुरुदेव सिंह जी हजूरी रागी जत्था अमृतसर वाले यहाँ पहुँचे हैं। सभी संगत में बहुत ही उत्साह है और सभी लोग बहुत ही बढ़ चढ़कर इस प्रकाश पर्व में अपना हिस्सा ले रहे हैं। विशेष दीवान सजाया गया, सुबह से किस तरह से साध संगत शामिल हुए और गुरु का अटूट लंगर भी बरताया गया। आज सुबह 9:30 बजे से विशेष दीवान सजाया गया। पहले भाई शरणजीत सिंह जी हजूरी रागी जत्था गोंडपारा के, उन्होंने पहले अपने कीर्तन द्वारा संगत को निहाल किया। उसके बाद भाई जसपाल सिंह जी जो दिल्ली से आए हैं, उन्होंने कीर्तन का रस से सभी संगतों को निहाल किया। फिर भाई गुरुदेव सिंह जी जिनका कीर्तन अभी चल रहा है, इसके उपरांत समाप्ति होनी है। उसके बाद पश्चात रात का दीवान भी है, वो भी अपना 8:30 बजे से चालू हो जाएगा, जो कि रात 12 बजे तक के चलेगा। शुक्रवार को सिख धर्म के प्रमुख गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व के मौके पर शहर में गुरु नानक दरबार के पिछले 15 दिनों से कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा था, तो वहीं आज गुरु नानक जयंती के अवसर पर यहां भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इससे पहले पिछले 1 हफ्ते से यहां पर प्रभात फेरी भी निकाली जा रही थी, जो प्रतिदिन सुबह शहर के विभिन्न मार्गों में से गुरु नानक जी के संदेश को पहुंचा रही थी। शुक्रवार को गुरु नानक जयंती के अवसर पर यहां एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जो जरहाभाटा मंदिर चौक से शुरू होकर बृहस्पति बाजार, पुराना अरपा पुल होकर गुरु नानक दरबार प्रांगण पहुंचकर समाप्त हुई। इस दौरान शोभा यात्रा जिन जिन क्षेत्रों से गुजरी, वहां लोगों ने शोभा यात्रा का स्वागत किया। प्रतिवर्ष इसी तरह से गुरु नानक जयंती के अवसर पर गुरु नानक दरबार में शोभा यात्रा निकाली जाती है और जिसमें समाज के सदस्य उत्साह के साथ शामिल होते हैं। धनगुरु नानक दरबार, डेरा संत बाबा थायरा सिंह, जराभाटा, सिंधी कॉलोनी। 7 दिवसीय प्रभात फेरी निकाली गई सुबह अमृत वेले। आज जिसका समापन लास्ट दिन था। आज गुरु साहब का प्रकाश पर्व है। हमारे यहाँ श्री जपजी साहब जी के 5 अखंड पाठ आरंभ थे 40 दिनों से, जिसका आज रात को 8 से 9 बजे भोग डाला जाएगा। आज बड़े धूमधाम से प्रकाश पर्व सारी संगत मिलकर मना रही है। सुबह अमृत वेले जस गाते हुए गुरु का कीर्तन करते हुए वापस प्रभात फेरी पहुँची है। अभी और क्या आयोजन यहाँ हो रहा है? रात को कीर्तन, रात को 8 से 9, 9 से 10 दिल्ली से जत्थे आए हुए हैं, बॉम्बे से आए हुए हैं, जिनका महान कीर्तन दरबार है। रात को 8 से 10। बिलासपुर में 34वें जूनियर बालक बालिका और 37वें सीनियर महिला पुरुष राष्ट्रीय मलखंभ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। बहतरा इंडोर स्टेडियम में आयोजित 4 दिवसीय इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में देश भर से 600 खिलाड़ी, 100 अधिकारी और निर्णायक भाग ले रहे हैं, जो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, गुजरात, तमिलनाडु, केरला, तेलंगाना, चंडीगढ़, ओडिशा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, दादर नगर हवेली, आसाम और आंध्र प्रदेश को रिप्रेजेंट करेंगे। जी हां, आपको बता दें कि प्रतियोगिता के ओपनिंग पर हैंगिंग मलखंभ, रोप पोल मलखंभ पर छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया। छत्तीसगढ़ मलखंभ संघ के पदाधिकारियों के साथ ही स्थानीय जनप्रतिनिधि और अधिकारी भी इस दौरान आयोजन में मौजूद रहे। तो ये थी आज की बुलेटिन की तमाम खबरें। अगली बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।